Everyone, welcome to my channel SC Sir Physics. It is the concept of the video. आज जो हमारा टॉपिक है वह रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, यानी कि स्फेरिकल मिरर में दो मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। यानी कि इन मिरर के सामने अगर अलग अलग पोजीशन पर किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो उसकी जो इमेज बनेगी वो किस पोजीशन पे जाके बनेगी, इसके लिए हमारे पास में चार रूल्स है। दोनों मिरर के लिए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों मिरर के लिए अलग अलग रूल है, इसलिए अपन एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। रूल नंबर जो पहला है वो कॉनकेव मिरर के लिए, व्हेन एन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल अक्स द रिफ्लेक्टेड रे पासेज थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। यानी कि ये रूल कह रहा है कि इस कॉनकेव मिरर के अंदर इस प्रिंसिपल अक्स के पैरेलल आने वाली रे, इस प्रिंसिपल अक्स के पैरेलल है कि समांतर आने वाली रे, ये जो रे आ रही है पैरेलल टू रे, इस मिरर से रिफ्लेक्टेड होने के बाद में हमेशा प्रिंसिपल फोकस से होकर के गुजरती है। रूल नंबर पहला कॉनकेव मिरर के लिए बड़ा इजी है कि कोई भी रे है वो प्रिंसिपल अक्स के अगर पैरेलल आएगी तो वो हमेशा इस मिरर से रिफ्लेक्टेड होने के बाद में प्रिंसिपल फोकस से होकर के गुजरेगी। ये हमारा पहले बता चुका हूँ कि स्फेरिकल मिरर के अंदर नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरता है, तो ये यहाँ पे नॉर्मल का काम करेगा। ये आने वाली रे का हो जाएगा इंसिडेंट एंगल आई और ये जाने वाली रिफ्लेक्टेड रे का एंगल हो जाएगा आर, रिफ्लेक्टेड एंगल आर। इसी तरीके से अगर कॉन्वेक्स मिरर के वाली बात करें तो यहाँ से देखिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए व्हेन एन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल अक्स, इस सेम टू सेम यहाँ से आ जाएगा। When an incident ray is parallel to the principal axis, the reflected ray is appear to pass through the principal focus। यानी कि हम जानते हैं ये जो कॉनकेव मिरर होता है वो एक कंजर्वेटिंग फोर्स है, कंजर्व लाइट को आने वाली रे को एक बिंदु पर कंजर्व करता है, इसलिए यहाँ से इस प्रिंसिपल फोकस पे इसे कंजर्व कर लिया। जबकि कॉन्वेक्स जो मिरर होता है वो अपने ऊपर आने वाली रे को डाइवर्ज कर देता है, यानी कि फैला देता है, इसलिए इसके ऊपर भी प्रिंसिपल अक्स, ये जो प्रिंसिपल अक्स है इस प्रिंसिपल अक्स के पैरेलल आने वाली रे, ये जो रे आ रही है प्रिंसिपल अक्स के पैरेलल आने वाली रे इस मिरर से रिफ्लेक्टेड होने के बाद में क्या कर जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी इस डायरेक्शन के अंदर। किंतु इसको अगर पीछे की ओर अगर बढ़ाया जाए तो पीछे की ओर बढ़ाने पर वह एक बिंदु पर एपियर होती हुई प्रतीत होती है और ये जो होगा वो होगा प्रिंसिपल फोकस। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए बात करूं तो इसमें भी सेम कि प्रिंसिपल अक्स के पैरेलल आने वाली रे हमेशा मिरर से रिफ्लेक्टेड होने के बाद में प्रिंसिपल फोकस से है वो गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो जो पहला रूल था वो दोनों मिरर के लिए बड़ा सिंपल है। कॉनकेव मिरर है उसके लिए है कि प्रिंसिपल अक्स के पैरेलल आने वाली रे मिरर से रिफ्लेक्टेड होने के बाद में हमेशा प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर के लिए है वो प्रिंसिपल अक्स के पैरेलल आने वाली रे मिरर से रिफ्लेक्टेड होने के बाद में प्रिंसिपल फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये हो गया पहला जो रूल। दूसरा रूल है वापिस, पहले हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर के लिए। If an incident ray passes through the principal focus, the reflected ray is parallel to the principal axis। वापिस एक बार, if an incident ray passes through the principal focus, the reflected ray is parallel to the principal axis। यानी कि ये जो पॉइंट है वो पॉइंट नंबर जो पहला था इसका डायरेक्ट क्या है, अपोजिट है। पहला पॉइंट कहता था कि प्रिंसिपल अक्स के पैरेलल आने वाली है वो रिफ्लेक्टेड होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है, जबकि सेकंड रूल कह रहा है कि अगर कोई रे है वो प्रिंसिपल फोकस से अगर गुजर रही है, अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से गुजर रही है तो वह इस मिरर से रिफ्लेक्टेड होने के बाद में हमेशा प्रिंसिपल अक्स के पैरेलल हो जाती है। यहाँ पर वापस अगर मैं
सेंटर ऑफ कर्वेचर को इस पॉइंट से मिला दूं तो ये नॉर्मल की तरह कार्य करेगा। ये बन गया एन, ये जो एंगल बन जाएगा आई और ये एंगल बन जाएगा आर। तो बड़ा सिंपल है, जस्ट ऊपर वाले का उल्टा है कि प्रिंसिपल फोकस से जाने वाली कोई भी रे है वो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्टेड होने के बाद में हमेशा प्रिंसिपल अक्ष के पैरेलल हो जाती है। इसी तरीके से अगर कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर बात करें तो यहां से देखिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए, इफ एन इंसिडेंट रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस द रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल अक्ष। यानी कि प्रिंसिपल फोकस से जाती हुई प्रतीत होने वाली, एक्चुअली में प्रिंसिपल फोकस की तरफ रे जाएगी नहीं किंतु जाती हुई प्रतीत होगी। ये कोई रे आ रही है प्रिंसिपल फोकस की तरफ, तो ये जो पॉलिश्ड पार्ट है उसकी तरफ रे कभी नहीं जाएगी। तो प्रिंसिपल फोकस की तरफ जाने वाली जो रे है वो इस प्रिंसिपल फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत होगी, बट यहीं से रिफ्लेक्टेड होने के बाद में इस प्रिंसिपल अक्ष के पैरेलल हो जाएगी। अगर इसी में इस पॉइंट को अगर मिला दिया जाए तो ये इस पॉइंट पर यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर को यहाँ मिला दिया जाए तो ये भी यहाँ पे नॉर्मल की तरह कार्य करेगा और ये बन जाएगा नॉर्मल। ये जो रे आ रही है ये बन जाएगा आई और ये बन जाएगा आर। तो रूल नंबर सेकंड बड़ा सिंपल था। सबसे पहले अगर मैं कॉनकेव मिरर के लिए बात करूं तो प्रिंसिपल फोकस से जाने वाली रे कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्टेड होने के बाद में हमेशा प्रिंसिपल अक्ष के पैरेलल हो जाएगी। और कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर बात करूं तो प्रिंसिपल फोकस से जाती हुई प्रतीत होने वाली रे इस कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्टेड होने के बाद में प्रिंसिपल अक्ष के पैरेलल हो जाती है। ये जो रूल था वो था रूल नंबर सेकंड। अब अगर मैं रूल नंबर थर्ड की बात करूं तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर के लिए, if incident ray passes through the center of curvature it is reflected back along the same path। यानी कि कोई भी रे, ये मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के अगर पास होती है, मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, यहाँ से कोई रे है सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे पास हो रही है तो वह रे इस मिरर से रिफ्लेक्टेड होने के बाद में अपने पथ को वापिस दोहराती है। ये हो जाएगी इंसिडेंट रे और ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम जानते हैं कि यही इस कंडीशन के अंदर यही हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली रे है, यही हमारा नॉर्मल बनेगा। यही लाइन है वह हमारी नॉर्मल बन जाएगी। और नॉर्मल के साथ में कोई रे अगर इंसिडेंट हो रही है तो इंसिडेंट एंगल हो जाएगा 0। और हम जानते हैं कि अगर इंसिडेंट एंगल अगर 0 है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 होगा, इसलिए वापस अपने पथ को दोहराती हुई वापस चली जाएगी। वापस इस पॉइंट को मैं रिपीट कर रहा हूं, इस रूल को, इफ इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई भी रे है सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास होगी, इट इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, तो वो रिफ्लेक्टेड होने के बाद में अपने पथ को वापिस दोहराएगी। यही बात मैं अगर कॉन्वेक्स मिरर के लिए करूं तो क्या हो जाएगा, इफ इंसिडेंट रे is directed toward the center of curvature it is reflected back along the same path। यानी कि क्या हो जाएगा, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है वो अपने ऊपर आने वाली रे को है वो क्या करता है, डाइवर्ज करता है। और यहाँ इसलिए ये जो रे है वो अगर कोई रे है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, ये इस प्रकार से, तो यहाँ से जो पॉलिश्ड किया हुआ पार्ट है उसकी तरह रे है वो प्रवेश नहीं करेगी, तो यहाँ से वापस अपने पथ को वापस दोहरा जाएगी, किंतु यहाँ पे जाती हुई प्रतीत होगी। और यही यहाँ पर नॉर्मल की तरह कार्य भी करेगी। आई और आर यहाँ क्या हो जाएंगे, 0। तो रूल नंबर जो थर्ड था वो बड़ा सिंपल था
कि अगर कॉनकेव मिरर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाली रे है वो मिरर से रिफ्लेक्टेड होकर के अपने पथ को पुनः दोहराएगी, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती हुई प्रतीत होने वाली रे है वह भी मिरर से रिफ्लेक्टेड होने के बाद में अपने पथ को वापिस दोहराएगी। रूल नंबर जो 4 है वो बड़ा सिंपल है और कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर के लिए सेम है। फॉर ऑल इंसिडेंट रे ए स्फेरिकल मिरर विल बिहेव एज ए प्लेन मिरर इफ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज पोल ऑफ द मिरर। यानी कि ये कह रहा है कि कोई भी रे अगर चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, इस मिरर के पोल पर इंसिडेंट होने वाली रे, इस मिरर के पोल पर इंसिडेंट होने वाली रे इस प्रिंसिपल अक्ष, यहाँ पे जो प्रिंसिपल अक्ष है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही, इसलिए ये नॉर्मल की तरफ कार्य करेगी, और इस पोल पर इंसिडेंट होने वाली रे है वो आई एंगल पर अगर आ रही है तो उतने ही एंगल पर यहाँ से रिफ्लेक्टेड होकर के वापिस चली जाती है। यानी कि पोल के साथ में ये जो रे है पोल पर इंसिडेंट होने वाली रे है इस प्रिंसिपल अक्ष के साथ में इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या होगी, सिमेट्रिकल होगी। इसी तरीके से अगर मैं इस मिरर यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए बात करूं तो यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर इंसिडेंट होने वाली जो रे है वो रिफ्लेक्टेड होकर के जितने एंगल पे आई थी इतने ही एंगल पे वापिस चली जाती है, जबकि दूसरी साइड के अंदर। ये थे 4 पॉइंट कॉन्वेक्स और कॉनकेव यानी कि स्फेरिकल मिरर जो 2 टाइप के होते हैं, इनके सामने अगर अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो उसकी इमेज किस प्रकार से बनती है, इसके लिए 4 रूल थे। इन 4 रूल के अगर यूज से हम किसी भी मिरर के सामने किसी भी पोजीशन पर वस्तु रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो उसकी इमेज है वो किस नेचर की होगी और कैसी बनेगी और कहाँ बनेगी पोजीशन, ये सब कुछ इस 4 रूल से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमारी जो नेक्स्ट जो हेडिंग होगी वो कॉनकेव मिरर के सामने अलग अलग पोजीशन के ऊपर ऑब्जेक्ट रखेंगे और जो उसकी जो इमेज बनेगी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो अब जो हम डिस्कस करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, यानी कि कॉनकेव मिरर के सामने अलग अलग पोजीशन, 6 पोजीशन हमने सेलेक्ट की है, वहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसके बारे में जो इमेज बनेगी उस इमेज के करेक्टरिस्टिक के अंदर हम 4 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कि जो इमेज बन रही है वो इमेज रियल है या वर्चुअल, यानी कि वास्तविक है या आभासी। सेकंड पॉइंट होगा कि वो इमेज इरेक्ट है या इन्वर्टेड, इरेक्ट का मतलब सीधी या उल्टी। और थर्ड जो पॉइंट होगा कि वो इमेज डिमिनिश्ड है या मैग्नीफाइड, यानी कि छोटी बन रही है या बड़ी। और लास्ट जो पॉइंट होगा कि वो किस पोजीशन पे बन रही है। तो एक एक करके हम इसकी जो किरण आरेख खींचते हैं। पहला केस है कि पॉइंट ऑफ या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव, यानी कि पहले केस के अंदर है वो ऑब्जेक्ट को है वो इन्फिनिटी पे रखा गया है। तो अभी जो इमेज फॉर्मेशन के हमने 4 रूल पढ़े थे उस रूल को अगर अप्लाई करें तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो वहां से प्रिंसिपल अक्ष के पैरेलल रे आएगी और यहां से रिफ्लेक्टेड होने के बाद में प्रिंसिपल फोकस से गुजर जाएगी। एक और रे जो कि प्रिंसिपल अक्ष के पैरेलल आएगी ऑब्जेक्ट से और यहाँ से वापस रिफ्लेक्टेड होकर के प्रिंसिपल फोकस से गुजर जाएगी। ये इंसिडेंट रे और ये यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे और ये भी इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। जहाँ पे ये 2 रे है वो एक दूसरे को कट करेगी, वहाँ पे बन जाएगी इमेज। अगर मैं इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को इस पॉइंट से अगर मिला दूं तो ये पॉइंट आज यहाँ पे किसका काम करेगा, नॉर्मल का काम करेगा। ये बन गया नॉर्मल। इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर मैं इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को इस पॉइंट से अगर मैं मिला दूं तो यहाँ पर ये भी है वो नॉर्मल का काम करेगी। ये जो रे है ये हो जाएगा इंसिडेंट एंगल और ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल। सेम टू सेम ईयर ये हो जाएगा इंसिडेंट एंगल और ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल। ये था इसका किरण आरेख, रे आरेख, रे डायग्राम।
उसके बाद में इसके 4 जो करेक्टरिस्टिक्स है उसके पॉइंट 4 है उसकी बात करें तो यहाँ पे हम पहले सीख चुके हैं कि जहाँ पे रे रियल में एक दूसरे को कट करती हैं वहाँ पे जो इमेज हमेशा रियल बनती है। तो यहाँ पे इमेज बन जाएगी रियल, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ आर। उसके बाद में जो एक पॉइंट और कि जो भी इमेज रियल होगी वह इमेज हमेशा क्या होगी, इन्वर्ट होगी, यानी कि जो इमेज है वो रियल होगी वो हमेशा उल्टी बनेगी। तो यहाँ से हो जाएगा इन्वर्टेड, आ जाएगा आई। उसके बाद में कि जो इमेज बन रही है वो डिमिनिश्ड है या मैग्नीफाइड, तो ये इमेज है वो बिल्कुल है वो पॉइंट फॉर्म में बनेगी, तो क्या हो जाएगी, डिमिनिश्ड हो जाएगी। तो ये हो गया डिमिनिश्ड। उसके बाद में पोजीशन, तो पोजीशन आ जाएगी प्रिंसिपल फोकस एप पर। ये 4 पॉइंट इसके बहुत इंपॉर्टेंट थे। वापिस एक पॉइंट वापिस नोट करना कि जो इमेज रियल होगी वो इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी। नेक्स्ट केस लेते हैं कि पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड, यानी कि पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के परे, यानी कि बैक साइड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो ड्रॉ करता हूँ, ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का है पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी। इमेज फॉर्मेशन के रूल को अगर अप्लाई करें तो एक रे है वो यहाँ से प्रिंसिपल अक्ष के पैरेलल जाती हुई मिरर से रिफ्लेक्टेड होने के बाद में प्रिंसिपल फोकस से गुजर जाएगी, और दूसरी रे है वो प्रिंसिपल फोकस से जाती हुई इस प्रिंसिपल फोकस से जाएगी और यहाँ से मिरर से रिफ्लेक्टेड होने के बाद में प्रिंसिपल अक्ष के पैरेलल हो जाएगी। ये रूल नंबर था वो सेकंड था। तो ये यहाँ से रे क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। जहाँ पे ये 2 रे एक दूसरे को कट करेगी वहाँ पे इमेज बन जाएगी। तो ये बन जाएगी इसकी इमेज यहाँ पे बी डैश ए डैश। ये जो रे है इंसिडेंट एंगल और ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड एंगल, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे। अब अगर मैं इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को इस पॉइंट से अगर मिलाऊं तो यहाँ पे ये नॉर्मल का काम करेगी, और इसको भी यहाँ से अगर मिलाऊं तो ये भी यहाँ पे नॉर्मल का काम करेगी। ये एंगल हो जाएगा इंसिडेंट एंगल आई और ये रिफ्लेक्टेड एंगल आर। वापस इंसिडेंट एंगल और ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल। ये इस पॉइंट पर बन जाएगी इमेज। इसके भी करेक्टरिस्टिक्स के 4 पॉइंट अगर नोट करें तो इमेज रियल में एक दूसरे को कट कर रही है, इसलिए इमेज कैसी बन जाएगी, यहाँ लिख देता हूँ, इमेज बन जाएगी रियल। और जो इमेज रियल होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, तो यहाँ से आ जाएगा इन्वर्टेड। उसके बाद में कि डिमिनिश्ड बनेगी या मैग्नीफाइड। तो ये एक बात क्लियर कर देता हूँ कि कॉनकेव मिरर में उस कंडीशन के अंदर जब ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड होगा, उस कंडीशन के अंदर इमेज है वो हमेशा डिमिनिश्ड बनेगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के जैसे बीच में आ जाएगी, उस कंडीशन के अंदर जो इमेज बनेगी वह है वो मैग्नीफाइड होगी, और वहाँ से प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो उस कंडीशन के अंदर भी जो इमेज बनेगी वो मैग्नीफाइड होगी। यानी कहने का मतलब यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड होगा, उस कंडीशन के अंदर जो इमेज बनेगी वो डिमिनिश्ड बनेगी। बाकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख देना, हर केस के अंदर जो इमेज बनेगी वो मैग्नीफाइड बनेगी। तो यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर की बियॉन्ड है, इसलिए इमेज कैसी बन जाएगी, डिमिनिश्ड बन जाएगी। और लास्ट में जो बात आती है इसकी पोजीशन की, तो इसकी पोजीशन बिटवीन है सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ से आ जाएगा बिटवीन C एंड F। नेक्स्ट जो थर्ड केस है कि पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस केस के अंदर है वो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया है। तो ये शायद नोट कर दिया होगा, ये आ गया ऑब्जेक्ट
सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये पॉइंट ए और ये बी। तो यहाँ से रूल को अगर यूज करें तो प्रिंसिपल अक्ष के पैरेलल एक रे जाएगी और यहाँ से रिफ्लेक्टेड होने के बाद में प्रिंसिपल फोकस से गुजर जाएगी। और दूसरी रे अगर प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी तो मिरर से रिफ्लेक्टेड होने के बाद में प्रिंसिपल अक्ष के पैरेलल हो जाएगी। जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को कट करेगी वहाँ इमेज बन जाएगी और इस पॉइंट को अगर मिला दिया जाए तो ये इसकी क्या बन गई, इमेज बन गई बी डैश ए डैश। यहाँ पे वापिस ये बन गई इमेज। इसके करेक्टर्स के 4 पॉइंट को नोट करें तो कि इमेज रियल है या वर्चुअल, तो यहाँ पे एक्चुअल में कट कर रही है इसलिए इमेज कैसी हो जाएगी, रियल हो जाएगी। उसके बाद में इरेक्ट या इन्वर्टेड, तो जो इमेज रियल होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, तो ये हो गया इन्वर्टेड। उसके बाद में कि इमेज डिमिनिश्ड है या मैग्नीफाइड, तो यहाँ पे ना तो डिमिनिश्ड होगी ना ही मैग्नीफाइड होगी, जबकि सेम साइज की होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस केस के अंदर जो इमेज होगी वो सेम साइज की होगी। और लास्ट जो है पोजीशन, तो इस कंडीशन के अंदर इमेज जो बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पे ही बनेगी। ये 4 पॉइंट इसके हो गए। नेक्स्ट जो हमारा केस है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। इस केस के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा गया है। तो यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट ए बी। अगर मैं इमेज फॉर्मेशन के रूल को अप्लाई करूं तो यहाँ से भी एक रे प्रिंसिपल अक्ष के पैरेलल मिरर पे जाएगी और यहाँ से रिफ्लेक्टेड होने के बाद में प्रिंसिपल फोकस से होकर के गुजर जाएगी। ये इंसिडेंट रे और ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। और दूसरी रे है वो यहाँ से प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी और रिफ्लेक्टेड होने के बाद में प्रिंसिपल अक्ष के पैरेलल हो जाएगी। इन दोनों रे को अगर मिला लिया जाए तो ये इस पोजीशन पे इमेज बन जाएगी और ये बन जाएगा बी डैश ए डैश। जहाँ पे 2 रे एक दूसरे को कट करती हैं वह इमेज बनती है, तो ये बन गई इमेज। इसके भी कैरेक्टरिस्टिक के 4 पॉइंट नोट करें तो यहाँ पे इमेज रियल या वर्चुअल, तो रियल में एक दूसरे को कट कर रही है इसलिए इमेज बन जाएगी रियल। उसके बाद में जो इमेज रियल होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, तो यहाँ से हो जाएगा इन्वर्टेड। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि वो डिमिनिश्ड होगी या मैग्नीफाइड, तो पहले मैं बोल चुका हूँ कि कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड होगा उस सब केस के अंदर इमेज हमेशा है वो डिमिनिश्ड होगी, और जैसे ही ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में आ जाएगा उस कंडीशन में जो इमेज बनेगी वो हमेशा मैग्नीफाइड होगी। तो यहाँ से इमेज कैसी हो जाएगी, मैग्नीफाइड हो जाएगी। और लास्ट केस आता है, पॉइंट आता है कि इमेज की पोजीशन, तो पोजीशन आ गई बियॉन्ड सी, तो यहाँ से हो जाएगा बियॉन्ड सी के परे बन जाएगी इमेज। इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारा केस है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल फोकस। इस केस के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल फोकस पर रखा गया है। तो हम जानते हैं कि इमेज फॉर्मेशन का जो सेकंड रूल था कि प्रिंसिपल फोकस से जाने वाली रे मिरर से रिफ्लेक्टेड होने के बाद में हमेशा प्रिंसिपल अक्ष के पैरेलल हो जाती है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ से एक रे है वो इस डायरेक्शन में जाएगी और एक रे है वो इस डायरेक्शन में जाएगी, और यहाँ से मिरर से रिफ्लेक्टेड होने के बाद में प्रिंसिपल अक्ष के पैरेलल हो जाएगी, और ये रे है ये यहाँ से पैरेलल हो जाएगी, और यहाँ से भी रे है वो इसके पैरेलल हो जाएगी। ये रे जा कर के है वो
जाकर के इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी, ये जो रे है जाकर के इन्फिनिटी पे मिलेगी। तो यहाँ से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स का जो पहला पॉइंट कि रियल या वर्चुअल, ये इमेज भी रियल होगी क्योंकि ये इन्फिनिटी पे जाकर के जरूर एक दूसरे को मिलेगी, इसलिए ये इमेज कैसी हो जाएगी, रियल हो जाएगी। और उसके बाद में जो इमेज रियल होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, तो यहाँ से हो जाएगा इन्वर्टेड। उसके बाद में है कि डिमिनिश्ड या मैग्नीफाइड, तो पहले बता चुका हूँ कि जैसे ही है वो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होगा, तो हमेशा इमेज है वो कैसी होगी, मैग्नीफाइड होगी, तो यहाँ से हो जाएगा मैग्नीफाइड। और उसके बाद में पोजिशन, तो पोजिशन आ जाएगी इन्फिनिटी। ये जो 5 केस थे, इन 5 केस के अंदर जो कॉनकेव मिरर में इमेज बनती थी वह इमेज रियल बनती थी और साथ साथ वो इन्वर्टेड बनती थी। किंतु इन सब के अंदर ये जो छठा केस है वो वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर कॉनकेव मिरर। देखो क्या होता है, छठा केस कहता है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। इस केस के अंदर ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है, तो ये आ गया प्रिंसिपल फोकस और ये पोल, इनके बीच में है रखा गया है ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये ए और ये बी। रूल को अप्लाई करें तो एक रे है वो यहाँ से प्रिंसिपल अक्ष के पैरेलल जाएगी और यहाँ से रिफ्लेक्टेड होने के बाद में प्रिंसिपल फोकस से गुजर जाएगी। और दूसरी रे है वो, अगर मैं लास्ट जो इमेज फॉर्मेशन का रूल था कि कोई भी अगर रे मिरर के पोल पे इंसिडेंट होगी तो इस सेंटर प्रिंसिपल अक्ष से उतना ही एंगल बनाते हुए दूसरी साइड के अंदर जाकर के रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, इतने ही एंगल पे ये हो जाएगा आर। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये रे है, ऐसा लग रहा है कि आगे जाकर कभी मिलने वाली नहीं है क्योंकि फैलती जा रही है, डाइवर्ज होती जा रही है। इसलिए अगर इन रे को पीछे की ओर अगर बढ़ाया जाए, इन रे को अगर पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो ये एक दूसरे को पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट करती है जहाँ पे इसकी बन जाती है इमेज, ये बन जाएगी ए और ये बन जाएगी बी। तो यहाँ से वापस इसके अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उसका अंदर पहला पॉइंट है कि इरेक्ट या वर्चुअल। तो यहाँ पे इस केस के अंदर है वो रेज किसी पॉइंट पे जाकर के मिल नहीं रही है बट मिलती हुई प्रतीत अपियर हो रही है, इसलिए इमेज कैसी बन जाएगी, वर्चुअल बन जाएगी। तो यहाँ पे जो इमेज है वो वर्चुअल बन जाएगी। साथ साथ में जो इमेज वर्चुअल होती है वो हमेशा इरेक्ट यानी कि सीधी होती है, इसलिए साथ में आ जाएगा इरेक्ट। नेक्स्ट जो केस है कि डिमिनिश्ड या मैग्नीफाइड, तो इस केस के अंदर भी जो इमेज बनेगी वो क्या होगी, मैग्नीफाइड होगी। और जो लास्ट केस है कि पोजीशन, तो इसकी पोजीशन कोई फिक्स नहीं है, नो फिक्स। ये हो गया। तो बच्चों ये था कॉनकेव मिरर के सामने 6 केस लिए थे हमने और उसके बाद में अलग अलग पोजीशन पर 6 केस के अंदर ऑब्जेक्ट को रखा था और जो इमेज बनी थी इस इमेज के कैरेक्टरिस्टिक के 4 पॉइंट नोट किए थे। तो लास्ट में कंक्लूजन ये निकलता है कि कॉनकेव मिरर है उसके सामने ऑब्जेक्ट को अगर रखा जाए किसी भी पोजीशन पर तो रियल इमेज भी प्राप्त कर सकते हैं और वर्चुअल इमेज भी प्राप्त कर सकते हैं। वह सारे केस जिसके अंदर ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड होगा, उन सब केस के अंदर इमेज है वो रियल बनेगी, साथ ही साथ है वो इन्वर्टेड होगी और उसके अलावा है इमेज है वो डिमिनिश्ड होगी। किंतु जैसे ही ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में आ जाएगा तो उस केस के अंदर जो इमेज बनेगी वो इमेज है वो हमेशा मैग्नीफाइड होगी। उसके अलावा अगर
ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस के बियॉन्ड है, यानी कि उसके दूसरी साइड के अंदर है, तो उन हर केस के अंदर जो इमेज बन रही है वह रियल और इन्वर्टेड बन रही है। और एक केस ऐसा है जैसे ही ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में आ जाता है, ये वह केस है जिसके अंदर है वो इमेज बनती है, वो वर्चुअल बनती है और साथ साथ में इरेक्ट। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कॉनकेव मिरर एकमात्र ऐसा मिरर है जो वर्चुअल के साथ साथ में वो मैग्नीफाइड इमेज देता है। अब नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग होगी वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। और बच्चों कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, और जो वर्चुअल होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है। साथ ही साथ उसके अंदर जो इमेज बनेगी वो हमेशा है वो डिमिनिश्ड होगी। इसलिए क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा मिरर है जो वर्चुअल इरेक्ट के साथ साथ में है वो मैग्नीफाइड इमेज बना सकता है, तो वो हमारा इमेज है कॉनकेव मिरर। और उसके अंदर भी ये वह पोजीशन है जब ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में होती है। उसके अलावा भी हमने पहले एक और मिरर पढ़ा था जिसको बोलते हैं प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के अंदर भी इमेज ऑलवेज वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, किंतु उस केस के अंदर इमेज है वो सेम साइज की बनती है। जबकि कॉनकेव मिरर के अंदर एक पोजीशन ऐसी है जब इमेज है वो वर्चुअल इरेक्ट के साथ साथ में है वो मैग्नीफाइड बनती है। और नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग होगी कॉन्वेक्स मिरर, वह मिरर भी उसके अंदर भी हमेशा वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट होगी और साथ ही साथ हमेशा कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। इसलिए 6 जो केस था वेरी इंपॉर्टेंट था, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन है वो बनेंगे, तो आप नोट कीजिए। उसके बाद में हमारी हेडिंग होगी कॉन्वेक्स मिरर। अब हम डिस्कस करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उसकी जो इमेज बनेगी वो कैसी इमेज बनेगी और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट है। पहला केस है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव, यानी कि इस केस में कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा गया है, तो वही रूल ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल अक्ष के पैरेलल आने वाली रे मिरर से रिफ्लेक्टेड के बाद में प्रिंसिपल फोकस से एपियर होती हुई प्रतीत होगी। तो इसको पीछे की ओर बढ़ाने पर इस पॉइंट पर एपियर करेगी। इसी प्रकार इस साइड में भी प्रिंसिपल अक्ष के पैरेलल आने वाली रे ऑब्जेक्ट से यहाँ से है वो रिफ्लेक्टेड होकर के चली जाएगी और पीछे की ओर बढ़ाने पर इस पॉइंट पर एपियर होती हुई नजर आएगी। इस पॉइंट पे है वो एक दूसरे को कट किया है, कट करती हुई प्रतीत हो रही है, तो यहाँ पे बन जाएगी इमेज। वापिस इस पॉइंट को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर मैं मिला लूँ तो ये बन जाएगा यहाँ पे नॉर्मल, ये हो जाएगा इंसिडेंट एंगल और ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल। इसी प्रकार से यहाँ से भी अगर मैं मिला दूँ तो ये भी यहाँ बन जाएगा नॉर्मल, ये हो जाएगा इंसिडेंट एंगल और ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल, और यहाँ पे इसकी बन गई इमेज। इस इमेज के भी करेक्टरिस्टिक्स के 4 पॉइंट अगर डिस्कस करूँ तो पहला पॉइंट की इमेज रियल बनेगी या वर्चुअल, तो ये रे एक दूसरे को एक्चुअल में कट नहीं कर रही है, जबकि कट करती हुई है वो प्रतीत हो रही है, इसलिए इमेज बन जाएगी वर्चुअल। और पहले ही बता चुका हूँ कि जो इमेज वर्चुअल होगी वो हमेशा इरेक्ट होगी, तो ये आ गया इरेक्ट। उसके बाद में है कि डिमिनिश्ड होगी या मैग्नीफाइड, तो बहुत अच्छी बात है याद रखना कि कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज डिमिनिश्ड इमेज बनती है, तो ये हो जाएगा डिमिनिश्ड। और उसके बाद में पोजीशन तो वो आ जाएगा प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट जो केस है अदर ऑल पोजीशन, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्वेक्स मिरर में बाकी सभी पोजीशन किसी भी जगह पर ऑब्जेक्ट को रख देना, इमेज हर केस की एक ही जगह पर बनने वाली है। तो मैंने रख दिया, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है
ये ए और ये बी। अगर मैं रूल को इमेज फॉर्मेशन के अगर अप्लाई करूं तो एक रे है वो प्रिंसिपल अक्ष के पैरेलल जाएगी और यहाँ से रिफ्लेक्टेड होने के बाद में इस डायरेक्शन में चली जाएगी और पीछे की ओर बढ़ाने पर प्रिंसिपल फोकस पर मिलती हुई नजर आएगी। और दूसरी रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, किंतु यहाँ से रिफ्लेक्टेड होने के बाद में वापस लौट जाएगी, जबकि पीछे की ओर बढ़ाने पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलती हुई नजर आएगी। और यहाँ पर भी इस रे को यहाँ से अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दूँ तो वो यहाँ पे नॉर्मल का काम करेगी। ये बन गया नॉर्मल। ये एंगल हो जाएगा इंसिडेंट एंगल और ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल। अब यहाँ पे ये दोनों रे है इस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करती हुई नज़र आ रही है और यहाँ पे बन जाएगी इसकी इमेज ए बी। यानी कि ये वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अदर ऑल पोजीशन, यानी कि इन्फिनेटिव को छोड़ करके कॉन्वेक्स मिरर में पोल और इन्फिनेटिव के बीच में किसी भी पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रख देना, इमेज ऑलवेज पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में बनेगी। और ये इमेज है वो कैसी होगी, ऑलवेज वर्चुअल होगी। तो यहाँ पर भी पहले से हम इस पॉइंट को बता चुके हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज है वो कैसी बनती है, वर्चुअल। तो ये इमेज वर्चुअल, और जो इमेज वर्चुअल होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है। तो ये हो गया इरेक्ट। और नेक्स्ट है कि पहले से बता चुके हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा है वो इमेज है वो डिमिनिश्ड होती है। और उसके बाद में पोजीशन है वो क्या आ गया, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। तो बच्चों ये था कॉन्वेक्स मिरर और उसके सामने अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो उसकी इमेज बनती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बड़ा सिंपल है कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमेशा जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और हमेशा डिमिनिश्ड बनती है। 3 पॉइंट तो फिक्स हो गए। उसके अलावा पोजीशन की अगर बात करें तो अगर इन्फिनिटिव पे है तो प्रिंसिपल फोकस पर बनेगी, बाकी ऑल पोजीशन पे हमेशा इमेज बनेगी वो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में बनेगी। अब मैं शॉर्टकट में कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर दोनों के लिए अगर आपको पोजीशन ज्ञात करनी है तो एक ट्रिक है बताता हूँ। यहाँ देखिए, अब अगर शॉर्ट ट्रिक फॉर कॉनकेव मिरर, पोजीशन अगर ज्ञात करना चाहते हो कॉनकेव मिरर की तो यहाँ देखिए, ये कॉनकेव मिरर, ये इसका बन गया पोल, ये बन गया है प्रिंसिपल फोकस, ये बन गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है वो इन्फिनिटिव पे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 6 केस है टोटल। नंबर पहला कि ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटिव पे, इसको मैंने दे दिया नंबर 1। सेकेंड केस सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट बियॉन्ड, तो इसको मैंने दिया पॉइंट नंबर 3। थर्ड जो पोजीशन है वो डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। फोर्थ सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, और फिफ्थ प्रिंसिपल फोकस पे, और सिक्स्थ है वो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में। 1 2 3 4 5 6 इसको कंटिन्यूस लिख देते हैं। अब यहाँ से वापस 1 to 5 काउंटिंग करते हैं। ये जो 1 है इसको यहाँ लिखते हैं 1, यहाँ पे 2,
यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे लिख देते हैं 6। अब देखिए ये 1 से 5th मिल गया, 2 से 4th मिल गया, 3 से 3 मिल गया, 4 से 2 मिल गया, 5 से 1 मिल गया और 6 के लिए 6। ये कैसा जादू है? जब पोजीशन इन्फिनिटिव पे है तो 1 to 1 ईयर, अगर पोजीशन इन्फिनिटिव पे है तो इमेज आ जाती है प्रिंसिपल फोकस पर। 2, अगर पोजीशन बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर तो 2 to ईयर, तो इमेज उस कंडीशन में बन जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। 3, अगर पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आती है तो इसके जस्ट नीचे 3 यानी कि इमेज उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन जाती है। 4th, अगर पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में है तो 4th के जस्ट नीचे 2 यानी कि 2 वाला केस यहाँ पे, तो उस कंडीशन के अंदर है वो इमेज बन जाती है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और 5th, पोजीशन अगर प्रिंसिपल फोकस पर है तो उस कंडीशन में इसके जस्ट नीचे नंबर 1 इमेज चली जाती है 1 यानी कि इन्फिनिटिव पे। 6th, जैसे ही पोजीशन है वो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में आता है तो उस कंडीशन के अंदर इमेज इस डायरेक्शन में आ जाती है। और ये वह केस है, ये दोनों यहाँ से मालूम पड़ रहा है कि ये इमेज वो कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है। बाकी सभी कंडीशन के अंदर इमेज कैसी बन रही है, एक दूसरे के नीचे यानी कि इन्वर्टेड बन रही है। तो इस तरीके से भी अपन इरेक्ट है या इन्वर्टेड है और पोजीशन है वो इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी अपन याद कर सकते हैं। बाकी अगर इसी तरीके से अगर कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करूं तो कॉन्वेक्स मिरर में तो बड़ा सिंपल है कि हमेशा अगर इन्फिनिटी पे है तो वो प्रिंसिपल फोकस पे बन जाएगी और बाकी ऑल कंडीशन के अंदर जो इमेज बनेगी वो बनेगी प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में।